नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में वैसे तो पूरी कहानी सैफ अली खान से जुड़ी हुई है और उससे ही ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको एक चीज़ समझाने के लिए सैफ अली खान के स्टोरी को लाना पड़ा कि शत्रु संधि क्या होता है। शत्रु संपत्ति के तहत जो एक्ट है उसके तहत जो देश छोड़कर दूसरे देश में रहने चले जाते हैं और उनकी अगर संपत्ति भारत में है तो उसे सरकार कब्जा कर सकती है। पूरा मामला आपको समझाते हैं। ये केस जुड़ा हुआ है सैफ अली खान से और एक खबर ने परेशान कर दिया है। और खबर ये है कि सैफ के जो पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां हैं उसे केंद्र सरकार जल्द ही अपने कंट्रोल में ले सकती है। ये सभी प्रॉपर्टीज मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इसकी अनुमानित कीमत करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन पर लगे स्थगन जो स्टे आदेश था उसे हटा दिया है। पहले स्टे लगाया जिसके बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 इसी का इस्तेमाल किया गया है और इसके तहत अधिग्रहण से ही केंद्र सरकार इस पर कब्जा कर सकती है। तो सवाल पहले ये भी है और इसी सवाल के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 क्या है। इसे समझाने के लिए आपको इस पूरे केस के बारे में समझाना जरूरी हो जाता है। पटौदी खानदान के भोपाल में जो संपत्ति है कैसे बनी और उसका भोपाल से क्या रिश्ता है, इसे जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में झांक लेते हैं। और बात अगर करें 1947 तक की तो भोपाल एक रियासत थी और नवाब हमीदुल्ला खान इसके अंतिम नवाब हुआ करते थे और मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे और उनकी 3 बेटियां थी जिसमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी और दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और उन्होंने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी कर ली। अब इसके बाद केस पर सीधे आते हैं 2019 में। अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी और सैफ अली खान को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला। लेकिन उनकी दादी की जो बड़ी बहन है आबिदा सुल्ताना पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गई थी। और फिर सवाल ये भी है कि आबिदा सुल्तान कौन थी। तो उनकी पहचान सिर्फ इतनी भर है कि वह सैफ अली खान के पूर्वजों के रिश्तेदार हैं। वे भी परिचय उनकी शख्सियत पर सटीक नहीं रहेगा कि वह भोपाल रियासत की राजकुमारी थी। उनके सदके को कुछ और ही मोती ए हर्फ लगेगा। और फिर अब आबिदा ने जिन्ना को फोन किया था। एक रिपोर्ट कहती है जब हम आपके लिए खबर ढूंढ रहे थे तो इसमें एक दिलचस्प बात है। बात यह कि जिसका बयां कुछ इस तरह से किया गया कि भारत की आजादी और तकसीम के कुछ 6 महीने बाद कायदे आजम जिन्ना को एक फोन आया और फोन भारत से था। इस तरफ तो जिन्ना थे लेकिन उस तरफ थी भोपाल रियासत के उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान और उन्होंने फोन उठाने के बाद अगले ही पल ये कहा कि सिंहासन पर बैठने के बजाय पाकिस्तान आना चाहते हो। यह सुनकर जिन्ना बहुत खुश हुए और बोले कि आखिरकार अब हमारे पास श्रीमती पंडित का मुकाबला करने के लिए कोई तो होगा। श्रीमती पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके इकलौते बेटे शहरयार मोहम्मद खान ने तब अपनी वालिदा को याद करते हुए कहा था कि जब उनकी मां पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान के दूतावास पहुंची तो उन्हें जिन्ना के मौत की खबर मिली। वो कहते हैं कि इस कारण काफी देरी हुई और अंत में केवल 2 सूटकेसों के साथ वो पाकिस्तान चली गई। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान कहने को तो एक राजकुमारी थी लेकिन वो राजकुमारियों के उस नफासत और नजाकत वाले अंदाज से कोसों दूर थी जो कपड़ों और गहनों से सजी सवरी होती थी। आबिदा उस दौर में प्लेन उड़ाती थी जब महिलाओं के लिए घर से निकलना नामुमकिन था। शिकार उनका सबसे पसंदीदा शगल रहा
और सियासी मसले सुलझाना उनका हुनर। उनके बेटे शहरयार खान पाकिस्तान में जाने माने डिप्लोमेट रहे। कई देशों में राजदूत रहने के साथ ही वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। शहरयार खान पाकिस्तान में जो बड़ी इज्जत हासिल की, उसमें उनका खुद का वजूद तो शामिल है ही, इसके साथ उनके पुरखों की कमाई शोहरत भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें वह किरदार उनकी मां आबिदा सुल्तान का भी जिक्र होता है। अब फिर पटौदी खानदान के रिश्तेदार कैसे बनी आबिदा? तो फिर दरअसल हुआ यूं था कि शहरयार खान का जन्म भोपाल के नवाबी परिवार में 1934 में हुआ था। शहरयार की मां आबिदा और क्रिकेटर रहे नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा बेगम सगी बहन थी, और इस रिश्ते के चलते शहरयार शर्मिला टैगोर के देवर हुई सैफ अली खान के चाचा लगते हैं। और फिर साल 1926 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब जो बने हमीदुल्लाह, उनका कोई बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, मंझली बेटी थी साजिदा सुल्तान, और छोटी जो राबिया सुल्तान थी। हमीदुल्लाह ने अपनी बाद रियासत की साजिका जो शाकिका है मंझली बेटी साजिदा को बनाया। हालांकि उन्हें एक जिम्मेदारी आबिदा को भी देनी थी, लेकिन आबिदा शादी करके पाकिस्तान में जा बसी थी, इसलिए उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया। इसके बाद छोटी बेटी राबिया के ससुराल चली गई राबिया, और साजिदा बेगम की शादी पटौदी राजघराने के नवाब इफ्तिखार अली खान के साथ हुई, और इन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिसमें सबसे बड़े थे मंसूर अली खान पटौदी, वो जो क्रिकेटर बने और शर्मिला टैगोर से शादी की। बाद में वह नवाब भी बने। सियासत में आगे जो बात बनी उसमें देखा जाए तो आबिदा उस समय भारत की दशा दिशा के अनुसार सियासत में आगे रही। आजादी के आंदोलन में सीधा नहीं तो फिर वैचारिक योगदान उनका भी था। वह गोलमेज सम्मेलन में भी गई थी, जिसका उन्होंने अपने एक किताब में जिक्र भी किया। शहजादी आबिदा सुल्तान ने अपनी आत्मकथा आबिदा सुल्तान एक इनकलाबी शहजादी के खुद नशीवत में वो इस बारे में लिखती हैं। खूब लिखा है। इस किताब की अगर माने तो वह 28 अगस्त 1913 को भोपाल के सुल्तान पैलेस में जन्मी थी। पहले तो गोलमेज सम्मेलन में बात करें तो इंग्लैंड गई। वह जो एक जगह पर अपनी किताब में लिखती हैं कि 1932 में भारत की आजादी के लिए प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, और मैं अपने पिता के साथ, जो कि अविभाजित भारत के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष थे, इंग्लैंड की यात्रा पर गई। जिस जहाज केसर हिंद में हम इंग्लैंड जा रहे थे, उसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और जौहर बंधु भी साथ थे, और मैं इस बात से असमंजस में थी कि जहां सारे वरिष्ठ नेता प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे हैं, वहीं महात्मा गांधी तृतीय श्रेणी में क्यों सफर कर रहे हैं। इसका जवाब सरोजिनी नायडू ने दिया। सरोजिनी नायडू ने बताया कि बेटा, यह तीसरी श्रेणी का सफर ब्रिटिश सरकार को सबसे महंगा पड़ रहा है। दूसरी बात जिसने मुझे आश्चर्य में डाल रखा था वह ये थी कि इस सफर में महात्मा गांधी अपने साथ एक बकरी को इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। आबिदा की शादी 18 जून 1926 को कुरवाई के नवाब सरवर अली खान से हुई। 1949 में भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान चली गई। आबिदा सुल्तान ने अपना आशियाना कराची में बनाया। शादी हुई थी, लेकिन रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला। आबिदा ने बेटे शहरयार की कस्टडी ले ली, और फिर लेकिन बेटी की कस्टडी लेने का किस्सा भी दिलचस्प है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र किया था। साथ ही ये भी बात वो अपनी किताब में लिखती हैं। लेकिन कानूनी विवाद की गए थे, तो हुआ यूं कि बेटे शहरयार की कस्टडी विवाद का विषय बन गई। तब उन्होंने क्या किया, तो ये बात कोई मार्च 1935 की है। आबिदा 3 घंटे ड्राइव करके शहर के घर पहुंची। उन्होंने एक रिवॉल्वर उसकी तरफ फेंक कर कहा कि मुझे गोली मारो या मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद आखिरकार शहरयार की कस्टडी उन्हें मिल गई, और आबिदा सुल्तान शुरू से ही एक बगावती शहजादी रही। वह एक साहसी महिला भी थी, और वे सारे काम करती थी जो उस दौर में दूसरी महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। बचपन से ही शिकार के शौकीन थी। उन्होंने पूरी जीवन में
73 शेरों का शिकार किया, जिसमें ज्यादातर शिकार 20 साल की आयु से पहले के हैं। अब आबिदा सुल्तान भारत की दूसरी महिला और पहली मुस्लिम महिला पायलट थीं जिनको प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला। उन्होंने प्लेन उड़ाना मुंबई फ्लाइंग क्लब और कोलकाता फ्लाइंग क्लब से सीखा। प्लेन के साथ साथ कार चलाने और दौड़ाने का भी शौक था। बचपन में उनकी दादी ने उन्हें कार सिखाने के लिए प्रेरित किया और एक काली डेमलर कार सुबह आकर खड़ी होती है, जिसमें आबिदा खुद कार चलाकर अपनी दादी को उसकी पसंदीदा जगह ले जा रही है। साल 2002 की बात है। आबिदा सुल्तान की आत्मकथा मेयोर्स ऑफ प्रिंसेस नाम से मौजूद है, जिसमें जिक्र है कि पाकिस्तान में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो गई। वह पाकिस्तान की पहली महिला प्रोटोकॉल मिनिस्टर बनी। 1954 में उनको पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया। 1958 में वह पाकिस्तान की, चिली और ब्राजील की राजदूत रहीं। 11 मई 2002 को कराची के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा और राजकुमारी आबिदा सुल्तान का निधन हो गया। लेकिन मामला अगर इसमें देखा जाए तो ये कहानी पूरी इसीलिए क्योंकि जो आपको हमने शत्रु संधि की बात की थी, बात शत्रु संधि की अगर करें तो इस संधि के अंदर ये इस बात का जिक्र है कि अगर भारत में जो संपत्ति है किसी की, कोई भी राजा के या कोई भी शासक की, और उसके अगर खानदान के जो एक रिश्तेदार हैं वो अगर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, वहां की नागरिकता 1950 से पहले की हो, 1960 से पहले की, तो फिर वो भारत की संपत्ति का हकदार नहीं रह सकते। और इसी की वजह से जो इसी कानून का हवाला देकर जो केंद्र सरकार है वो भोपाल हाई कोर्ट में एक स्टे की पिटीशन दाखिल किया था, याचिका। इस याचिका पर सैफ अली खान अब तक स्टे लगवाकर रुके हुए थे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब उन पे स्टे हट गया है तो कहा यह जा रहा है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत उनका जो संपत्ति बनता है वो संपत्ति भोपाल की कई संपत्ति है, उसमें से 15,000 करोड़ की संपत्ति को केंद्र सरकार जब्त कर सकती है। फिलहाल फाइनल फैसला तो नहीं हुआ है अभी। अगर इस पर कोई अपडेट आती है या फिर कोर्ट इसके तरफ से फाइनल फैसला देता है, क्योंकि फाइनल फैसला तब होगा जब भी कुछ वक्त का टाइम दिया गया है सैफ अली खान को कि आप आकर कोर्ट में अपने जवाब दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो फिर उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, इस पर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।